कभी-कभी किसी एक इंसान की सोच पूरी दुनिया की दिशा बदल देती है। वो इंसान जिसने ये दिखाया कि असली ज्ञान पैसा कमाने के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए होता है। आज हम बात कर रहे हैं आचार्य जगदीश चंद्र बसु की, उस वैज्ञानिक ऋषि की जिसने बताया कि हर पौधा, हर पेड़, हर चीज जीवित है, महसूस करती है। 1858 बंगाल का एक छोटा सा गांव ररोली, वहां मिट्टी में खेलता एक बच्चा आसमान को देखता, पेड़ों और कीड़ों को ध्यान से निहारता है। वो सोचता है, क्या ये सब भी कुछ महसूस करते हैं? वही बच्चा आगे चलकर भारत का नाम रोशन करने वाला महान वैज्ञानिक बना, जगदीश चंद्र बसु। उनके पिता भगवान चंद्र बसु डिप्टी मजिस्ट्रेट थे और मां बामा सुंदरी बहुत धार्मिक और संस्कारी थीं। पिता हमेशा कहते थे, बेटा सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों के काम आए। इसी सोच ने छोटे जगदीश के मन में देशभक्ति और सेवा की भावना पैदा की। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के बंगला स्कूल से की, जहां से उन्हें अपनी मातृभाषा और संस्कृति की गहरी से पहचान मिली। बचपन से ही उन्हें प्रकृति से गहरा लगाव था। बाद में वे कलकत्ता के सेंट जेवियर कॉलेज पहुंचे, जहां उनके शिक्षक फादर यूजीन लिफेवरे ने उनमें विज्ञान के प्रति गहरी रुचि जगाई। अब उनके मन में एक ही सवाल था, प्रकृति कैसे काम करती है? 1880 में वे इंग्लैंड गए, विज्ञान सीखने के सपने के साथ। शुरुआत में उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई शुरू की, लेकिन वहां की ठंडी हवा और स्वास्थ्य समस्या के कारण उन्हें वो बीच में ही छोड़ना पड़ा। फिर उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंसेज में डिग्री हासिल की। वहां उन्होंने महान वैज्ञानिक लॉर्ड रैले के साथ काम किया और भौतिकी की गहराइयों को समझा। उन्होंने मन में ठान लिया, एक दिन भारत भी प्रयोगों के क्षेत्र में आगे रहेगा, किसी से पीछे नहीं रहेगा। 1885 में वे भारत लौट आए और प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में प्रोफेसर बने। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के कारण उन्हें अंग्रेज शिक्षकों से कम वेतन दिया जाता था। तब बसु ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने कहा, जब तक समानता नहीं मिलेगी तब तक मैं वेतन नहीं लूंगा। और उन्होंने 3 साल तक बिना वेतन पढ़ाया। आखिरकार कॉलेज प्रशासन को उनकी ईमानदारी और समर्पण के आगे झुकना पड़ा। उन्हें स्थायी प्रोफेसर बनाया गया और पूरा वेतन दिया गया। साल 1894 दुनिया वायरलेस सिग्नल्स की खोज में लगी थी और उसी समय कलकत्ता में एक भारतीय वैज्ञानिक इतिहास रचने वाला था। कलकत्ता टाउन हॉल में सैकड़ों लोग बैठे थे। बसु ने एक छोटा सा उपकरण चलाया और अचानक 23 मीटर दूर रखी घंटी बिना किसी तार के बज उठी। फिर बारूद की चिंगारी जली और धमाका हुआ। लोग हैरान रह गए। उन्होंने पहली बार देखा कि बिना तार के भी संदेश भेजे जा सकते हैं। यह प्रयोग मार्कोनी से 2 साल पहले हुआ था, लेकिन इतिहास में नाम मार्कोनी का लिखा गया। बसु ने माइक्रोवेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों पर काम किया, जो आज के वाईफाई, रडार और सैटेलाइट जैसी तकनीकों की नींव बने। 1897 में लंदन की रॉयल इंस्टीट्यूशन में जब उन्होंने अपना प्रयोग दिखाया, तो दुनिया ने कहा कि भारत का ये वैज्ञानिक भविष्य को बदल देगा। जहां दूसरे वैज्ञानिक अपने आविष्कारों का पेटेंट लेकर पैसा कमा रहे थे, बसु ने कहा, ज्ञान को बेचना पाप है, ये तो मानवता की अमानत है। हालांकि 1901 में उन्होंने एक पेटेंट लिया, डिटेक्टर फॉर इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस, जो दुनिया का पहला सेमीकंडक्टर डायोड डिटेक्टर था। इसी खोज से आगे चलकर ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत हुई। आज जब हम मोबाइल या वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं बसु के प्रयोगों की छाप होती है। अब बसु का मन भौतिकी से आगे बढ़कर प्रकृति की ओर चला गया। वो सोचने लगे, क्या पौधे भी महसूस करते हैं? क्या उनमें भी जान होती है?
उन्होंने एक यंत्र बनाया, क्रिस्कोग्राफ, जो पौधों की छोटी छोटी हरकतों को 10,000 गुना बड़ा दिखा सकता था। उन्होंने पौधों को रोशनी, गर्मी और स्पर्श से उत्तेजित किया और देखा पौधे भी इंसानों की तरह प्रतिक्रिया करते हैं। उन्होंने साबित किया कि पौधों में भी विद्युत तरंगें चलती हैं, जैसे हमारे शरीर में नसों के जरिए संदेश जाते हैं। उनकी किताबें द रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग और द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स आज भी जीव विज्ञान में मील का पत्थर हैं। उन्होंने विज्ञान को भारतीय दर्शन से जोड़ा और कहा कि हर जीव, हर पेड़ में चेतना है। ये वही विचार था जो भारतीय संस्कृति हमेशा कहती आई है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। 1917 में उन्होंने अपने जीवन का सपना पूरा किया। उन्होंने कलकत्ता में बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की। उन्होंने कहा, ये संस्था जीवन और निर्जीव के बीच के रहस्यों को समझने के लिए समर्पित होगी। ये एशिया का पहला इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर था, जहां विज्ञान, जीव विज्ञान और दर्शन तीनों मिलकर काम करते थे। उन्होंने दिखाया कि विज्ञान केवल प्रयोगशाला तक ही सीमित नहीं, ये जीवन और समाज की सेवा का माध्यम है। 1903 में मिला ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर CIE। 1912 में मिला कॉम्पेनियन ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया CSI। 1917 में अंग्रेज सरकार ने उन्हें सर की उपाधि दी। 1920 में बने फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी FRS, ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक। 1927 में बने इंडियन साइंस कांग्रेस के अध्यक्ष। मरणोपरांत IEEE ने उन्हें फादर ऑफ रेडियो साइंस कहा और चांद पर उनके नाम का बोस क्रेटर आज भी मौजूद है। उन्होंने कभी अपनी खोजों से पैसा नहीं कमाया, क्योंकि वो मानते थे ज्ञान मानवता का हक है। 3 साल तक बिना वेतन काम किया ताकि लोगों को समानता का संदेश दे सकें। उनके बनाए उपकरण आज भी कलकत्ता के बोस इंस्टीट्यूट में चलते हैं। BBC के सर्वे में उन्हें सभी समय के 7वें महान बंगाली का दर्जा मिला और उनके नाम पर आज JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है। 1937 बोस अपने आखिरी दिनों में भी प्रयोग कर रहे थे। वो गिरिडीह, बिहार में रहते थे और तबीयत ठीक नहीं थी। किसी ने पूछा, क्या आपको लगता है कि आपकी खोजों की कद्र हुई? वे मुस्कुराए और बोले, अगर मेरा काम आने वाली पीढ़ियों के लिए काम आए तो वही मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। आज जब हम मोबाइल, वाईफाई और रेडियो की दुनिया में जीते हैं तो हर तरंग में आचार्य बसु की आत्मा गूंजती है। उन्होंने साबित किया कि नस्ल भेद, गरीबी या सत्ता किसी भी सच्चे ज्ञान को रोक नहीं सकती। आचार्य जगदीश चंद्र बसु सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक दर्शन शास्त्री, देशभक्त और सच्चे मानवतावादी थे। उन्होंने हमें सिखाया कि विज्ञान सिर्फ प्रयोगशाला के लिए नहीं होता, वो इंसान और समाज की सेवा के लिए होता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर इरादा सच्चा हो तो ज्ञान हमेशा अमर रहता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां हम आपके लिए लाते हैं टाइमलेस इंस्पिरेशंस पर, जहां हम उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने सिर्फ इतिहास नहीं बनाया बल्कि इंसानियत को नई दिशा दी।